हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजरियल डिसीजन का एक छोटा सा टॉपिक है। टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज ऑफ एन एसेट। एक एसेट को परचेस किया जाए या फिर उसको लीज पे लिया जाए, ये डिसीजन लेना होता है हमें टैक्स प्लानिंग के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले लीज एक एग्रीमेंट होता है लेजर और लेजी के बीच में। उसके लिए लेजर राइट टू यूज प्रॉपर्टी, राइट टू यूज एसेट जो है वो लेजी को प्रोवाइड करता है, लेजी बदले में उसको रेंट देता है। लेजर जो होता है वो ओनर ऑफ द एसेट होता है और लेजी जो होता है वो यूजर ऑफ द एसेट होता है। तो एक एग्रीमेंट जिसके अंदर लेजर अब एक राइट प्रोवाइड करता है, एक राइट ट्रांसफ़र करता है लेजी को प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और लेजी बदले में उसको रेंट पे करता है। लेजर ओनर ऑफ द एसेट, लेजी यूज़र ऑफ द एसेट, एसेट को यूज़ करने वाला। ओन मतलब खुद से परचेस करना है, लीज मतलब रेंट पे लेना है। तो जब एक डिसीजन लिया जाएगा, फॉर टेकिंग डिसीजन फॉलोइंग फैक्टर शुड बी इन माइंड। तो ये फैक्टर्स दिमाग में होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले कैश पोजीशन देखी जाती है। जो पर्सन, जो एसएससी ये डिसीजन लेना चाह रहा है कि मुझे एक एसेट परचेस करनी चाहिए या उसको लीज पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले वो फैक्टर्स ध्यान में रखेगा। कैश पोजीशन, क्या उसके पास सफिशिएंट कैश है, क्या वो बोरो कर सकता है एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्या वो एक्वायर कर सकता है एसेट को अंडर हायर परचेस या इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। अगर ऐसा है तो वो एसेट को बाय कर सकता है, अगर ऐसा है तो वो एसेट को बाय कर सकता है। अगर वो एसेट को बाय करता है लोन लेकर, तो जो लोन पे वो इंटरेस्ट पे करेगा उस इंटरेस्ट की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब जब वो अपना प्रॉफिट निकालेगा एसएससी, तो उसमें से ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लेस हो जाएगा, मतलब उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अदरवाइज अगर वो उसके पास सफिशिएंट कैश भी नहीं है, वो बोरो भी नहीं कर सकता रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो एक्वायर भी नहीं कर सकता हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर, तो फिर वो लीज पे ले ले, यानी रेंट पे एसेट को ले सकता है। दूसरा फैक्टर जो ध्यान में रखना है उसको वो है डेप्रिसिएशन। अंडर हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर भी इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूड होता है, क्योंकि हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी जो एसेट आपको प्रोवाइड की जाती है वो भी फाइनेंस के थ्रू होती है, तो उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। अगर लीज पे लेते हो तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि लीज के केस में जो ओनर होता है एसेट का वो होता है लेजर। लेजी तो सिर्फ एसेट को यूज करता है, तो उसको डेप्रिसिएशन की छूट तो नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है अगर वो हायर परचेस या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे एसेट्स को एक्वायर कर लेता है, परचेज कर लेता है। अगर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं हो, मतलब अगर वो एसेट को लीज पे लेता है, तो कॉमन सी बात है उसको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो ओनर नहीं है एसेट का। तो ऐसे केसेस में जो है जहाँ पर डेप्रिसिएशन अलाउ ना हो, वहाँ पर लीज के बजाय परचेस ऑप्शन बेटर होता है। ये लीज के बजाय परचेस ऑप्शन बेटर होता है, क्योंकि लीज के अंदर एसेट को यूज करने का राइट होता है, वो एसेट का मालिक नहीं होता, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि वो मालिक नहीं है। मालिक कौन है? लेजर। सिर्फ लेजर ही अपनी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, लेजी नहीं कर सकता। लेजी को रेंट पे करना होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक वो एसेट को यूज करता है। उसके बाद है ऑब्सोलेंस रिस्क। जैसे प्लांट एंड मशीनरी जो होती है वो जब पुरानी हो जाए, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी की हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस, तो उसमें भी एक रिस्क होता है। तो जब प्लांट एंड मशीनरी जब ऑब्सोलेट हो जाएगी बिफोर द एक्सपायरी, बिफोर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसेट,
और प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है उससे पहले ही अगर वो ऑब्सोल्यूट हो जाए तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस कराने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी रिप्लेस। वो कॉस्ट का इंतजाम कहाँ से होगा? कुछ डेप्रिसिएशन फंड और कुछ कैश, दोनों मिलके ही उस रिप्लेसमेंट कॉस्ट की भरपाई की जाएगी। तो लीज के अंदर एसेट को रिप्लेस करने का कोई फंडा तो होता ही नहीं, क्योंकि एसेट है किसकी? लेजर की। लेजी तो सिर्फ यूज कर रहा है उसको, तो रिप्लेस तो वो कर ही नहीं सकता। हाँ, जो लेजर होता है वो रेंट बढ़ा देता है इन केस ऑफ लीज। लेजर जो होता है वो रेंट बढ़ा देता है एसेट का जो लेजी यूज कर रहा है। उसके बाद रेजिडियल वैल्यू, एसेट की जब लाइफ होती है उसके बाद एक स्क्रैप टाइप हम बोल सकते हैं इसको, कि अगर उसको हम बेचे, यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद अगर एसेट को बेचा जाए तो उसकी कितने में वो बेची जाएगी, उसको हम बोलते हैं रेजिडियल वैल्यू। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी है, तो फिर हमें परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि यूज करने के बाद भी अगर वो अच्छी अमाउंट में अगर सेल हो जाए तो हमें तो बेनिफिट है। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू ज़्यादा होती है, बड़ी होती है किसी एसेट की, तो आप उसको परचेज कर लो। परचेज ऑप्शन इज बेटर इन कंपैरिजन टू लीज। लीज की तुलना में परचेज ऑप्शन बेटर है। उसके बाद जो फैक्टर देखना है आपको, वो देखना है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन देखना है। प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आप प्रॉफिट को ध्यान में रखते हो। अगर आप परचेज करते हो एसेट को, अगर आप एसेट को परचेज करते हो और आपने बोरो किया हुआ है, एसेट्स को परचेज करते हो और आपने बोरो किया हुआ है, तो जो कैश आउटफ्लो होगा, मतलब जो कैश आपकी पॉकेट से निकलेगा, मतलब जो बंदा ये डिसीजन ले रहा है कि मुझे एसेट परचेज करनी चाहिए या फिर लीज पे लेना चाहिए, तो वो प्रॉफिट मार्जिन को भी ध्यान में रखेगा। अगर वो परचेज करता है और बोरो करता है, मतलब उसने लोन लेके परचेज की है एसेट, तो उसकी पॉकेट से जो जाएगा उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। कैश आउट हो रहा है। तो कैश आउटफ्लो क्या होगा कि अगर लोन लिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगी प्लस इंटरेस्ट जाएगा उसकी पॉकेट से, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। अगर वो लीज पे लेता है एसेट को, तो उसकी पॉकेट से जो कैश आउटफ्लो होगा, जो कैश निकलेगा, वो लीज रेंट होगा। उसमें से जो टैक्स सेविंग उसकी बनेगी वो लेस कर लेना आप। उसके बाद वो कंसिडर करता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस टॉपिक की। अगर एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है टैक्स प्लानिंग के अंदर, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसको आप ध्यान में रखोगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज कहाँ पे हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा कहाँ पे है और टैक्स लायबिलिटी कम कहाँ पे आ रही है? इस मेथड को फॉलो करना है आपको। जब आप डिसीजन लेते हो टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज, एसेट को परचेज करना है या रेंट पे लेना है, तो डिसीजन लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट कितना आता है और टैक्स लायबिलिटी कम कहाँ पे आ रही है, परचेज करने में आ रही है या फिर लीज पे लेने में आ रही है। तो कंक्लूजन ये है कि एसेट को परचेज करना है, लीज पे लेना है, तो उसके लिए कॉस्ट को ध्यान में रखना है। अगर आप परचेज करते हो तो कॉस्ट कम और लीज पे लेते हो तो कॉस्ट ज़्यादा। अगर परचेज करते हो तो कॉस्ट कम आएगी और लीज पे लेते हो तो कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो फिर आप परचेज कर लो। आपको एसेट परचेज करनी है, लीज पे लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परचेज करने से कॉस्ट कम आ रही है तो फिर परचेज कर लो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि लीज पे लेने पे कॉस्ट कम आ रही तो लीज पे ले लो। इसका तो यही है। तो नोट, अगर किसी के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो तो आप कह रहे हो परचेज कर लो। किसी के पास अगर प्रॉब्लम हो लिक्विडिटी की, किसी के पास प्रॉब्लम हो उसका कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, किसी को
मनी लैंडर्स मनी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो उसको क्या बोला, आप लीज पे ले लो। भाई आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सफिशिएंट कैश है, आप बोरो कर सकते हो, आप HP हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे आप कर ले सकते हो, तो आप परचेस कर लो। अदरवाइज अगर आपके पास लिक्विडिटी क्रंच है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, कोई मनी लेंडर्स भी आपको राजी नहीं है रुपए देके, तो फिर आप लीज पे ले लो उसको, फिर आप उसको लीज पे ले लो। एक इलिस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। बुक का ये एग्जाम्पल थोड़ा बस मैंने थोड़ा अमेंडमेंट किया हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेदर एन एसएससी शुड परचेस एन एसेट और टेक ऑन लीज। यानी आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये पता लगाना है कि एसएससी को एसेट को परचेस करना चाहिए या फिर लीज पे लेना चाहिए। तो वो कैसे पता करोगे आप? वो आप निकालना पड़ेगा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आप चेक करोगे कि टैक्स लायबिलिटी कम कहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ एसेट है 2 लाख, 2 लाख रुपए की एसेट है, उसके लिए आपने लोन लिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन पे वो 10% है। लोन की रिपेमेंट हो रही है हर साल 40,000 रुपये की। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 20% है, और रेजिडियल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स 40,000 है। मतलब 5 साल के बाद भी अगर आप एसेट को बेचोगे तो 40,000 में बिक जाती है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स और लीज, अगर लीज पे लिए तो आपने कितना है 2 लाख रुपए। लीज रेंट दिया है 60,000 पर एनम, 1 साल का कितना है 60,000, और जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 30%। अब आपको बात की जा रही है 5 साल की, क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है, लोन की रिपेमेंट कर रहे हो आप, और हर साल जा रहा है 40,000, 40,000। तो हर साल आप यानी 5 साल तक आप पे करोगे लोन, तो मतलब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 5 साल। तो 5 साल तक हम निकाल लेते हैं कि 5 साल इंटरेस्ट पे करोगे आप। तो हमें देखना ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा कहाँ पे आता है और टैक्स लायबिलिटी कम कहाँ आती है, और एज्यूम करना कि प्रॉफिट जो है 5 ईयर्स का वो सेम है। ये बेस लेके चलेंगे हम। मेथड मैंने बता दिया आपको, क्या लेना है आपको टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टैक्स लायबिलिटी कम कहाँ आती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है। इनको ध्यान में रखना आपको, इसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कितना है। सारे केसेस में लिखोगे आप 5 साल प्रॉफिट सेम रहेगा आपका 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख लिखोगे आप 5 साल। ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट है, मतलब इसमें आपने डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर रखा, इसमें आपने इंटरेस्ट लेस नहीं कर रखा। इसमें से आप लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन, जो 20% रेट दे रखा है डेप्रिसिएशन का। WDV से चार्ज होगा, क्योंकि जहाँ पर बात होती है टैक्सेशन सिस्टम की वहाँ पे फॉलो होता है WDV, कुछ केसेस को छोड़ के। तो यहाँ पे आप जो चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन वो 20% के हिसाब से चार्ज करोगे। तो 2 लाख का 40,000 आपने चार्ज कर लिया। फिर WDV है तो देखो 2 लाख का आपने चार्ज किया पहले साल, तो आ गया डेप्रिसिएशन 40,000, तो ये अमाउंट लेस हो जाएगी इसमें से। तो नेक्स्ट ईयर आपका जो बन जाएगा WDV वो बन जाएगा 160। तो भाई 160 पे आप चार्ज कर लो 20। तो ऐसे ही आप 5 साल का निकाल लोगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपको लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट सेम रहेगा आपका 5 साल, क्योंकि आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना है 2 लाख, और 2 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा 20,000, 20,000 रुपये। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप लोन की रिपेमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट सेम रहेगा आपका। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि आप लोन की रिपेमेंट कर रहे हो 40,000 की, तो इसका मतलब आपका प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा।
अब अगर प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी हर साल बदलेगा। तो पहले साल तो इंटरेस्ट आपका 20, फिर उसके बाद जब आप पेमेंट कर दोगे 40,000 की, तो फिर 2 लाख जो प्रिंसिपल था आपका, उसमें से आपने 40 पे कर दिया लोन, तो 160 बच गया, फिर 160 का निकाल लो 10%। ऐसे ही फिर 40 में से लेस कर दो, फिर आपका प्रिंसिपल बदल जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर उस पर निकाल लो आप 10%। तो ऐसे ही आप निकाल लोगे इंटरेस्ट। जब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट में से आप डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे, इंटरेस्ट लेस कर दोगे, तो निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले साल आया है 140, दूसरे साल 1,52,000, तीसरे साल 162,400, फोर्थ ईयर आया है 171,520 और फिफ्थ ईयर 1,79,616। अब इस पीबीटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको लेस करना पड़ेगा टैक्स, जो है 30%। तो 30% निकाल के आप लेस कर दोगे इनमें। जैसे मैं पहली साल की बात करूं तो 1,40,000 आपका पीबीटी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 30% टैक्स निकाल लो आप, कितना आ जाएगा 42,000, लेस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपका 98,000। ऐसे ही हर साल निकाल लोगे आप। उसके बाद जब अगर टोटल प्रॉफिट की बात करूं मैं 5 साल का, वो आता है आपका 5,63,875, और जो रेजिडियल वैल्यू है वो बताई है 40,000। 5 साल बाद अगर आप सेल करोगे एसेट को तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 40,000 की। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 5 साल का 1,34,464। एसेट की वैल्यू 2 लाख थी, एसेट की वैल्यू 2 लाख थी, तो 2 लाख में से जब आप लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन 1,34,464, तो जो एसेट की वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 5 साल बाद 65,536, 65,536 की एसेट बची हुई है आपके पास। इसको अब आप सेल करो तो कितने में जाएगी 40,000। इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है 25,536 रुपये का लॉस हो गया आपको 25,536 का, क्योंकि एसेट की वैल्यू ज़्यादा है और आप बेच कम में रहे हो, तो आपको लॉस हो गया। अगर मैं अल्टीमेट प्रॉफिट देखूं तो 5 साल का मेरा प्रॉफिट कितना आया था 5,63,875, 5,63,875 मेरे 5 साल का प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स। इसमें से मुझे लॉस हो गया क्योंकि मैंने एसेट को बेच दिया 5 साल बाद। लॉस कितना आया था मेरा 25,536। तो अल्टीमेट मेरा जो प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स वो आया 5,38,339। ये तो था अगर मैं एसेट को मतलब एसेट को अगर वो परचेस करता तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है अल्टीमेटली 5,38,339। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। अगर एसएससी एसेट को लीज पे लेता है तो प्रॉफिट बिफोर लीज रेंट हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए हो जाएगा हर साल। इसमें से आपको पता है कि लीज रेंट तो हर साल सेम रहेगा, वो तो फिक्स रेंट है, तो 60 लेस हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 140 क्योंकि प्रॉफिट आपका सेम है और लीज रेंट भी आपका सेम है। इसमें से आप लेस कर दोगे टैक्स 30%, आ जाएगा 42,000 रुपये, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 98,000, सारे साल सेम रहेगा। तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है आपका 4,90,000। और ऊपर अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो कितना आ रहा है मेरा 5,38,339। एसेट को सेल करने के बाद भी
मतलब लॉस को एडजस्ट करने के बाद भी मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 538,339, मतलब ज़्यादा है। अगर मैं एसेट को लीज पे लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना बनता है 4,90,000। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करोगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बेस लेना है और टैक्स लायबिलिटी को बेस लेना है। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऑप्शन बेटर है तो आप कौन सा बोलोगे कि एसेट को परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा है इसमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ टैक्स लायबिलिटी की तो देखो टैक्स की सेविंग जो है, टैक्स सेविंग जो है ज़्यादा हो रही है लीज वाले में, क्योंकि यहाँ पर रेंट फिक्स है 60,000। अगर मैं इस रेंट की छूट ना लूँ तो मतलब 60 मेरा 2 लाख में ऐड है तो मेरा टैक्स लग जाएगा 60 पे 30% निकालो डायरेक्ट आ जाएगा 18,000। यहाँ पे टैक्स सेविंग ज़्यादा हो रही है मेरी, प्लीज़ ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहा हूँ मैं। लीज वाले में टैक्स सेविंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे रेंट ज़्यादा है 60,000, यहाँ पे मेरी टैक्स सेविंग ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे मैं अधिक टैक्स बचा पा रहा हूँ इन कंपैरिजन टू अगर मैं परचेज करूँ एसेट को, तो क्योंकि वहाँ पर जो है वो टैक्स कम सेविंग हो रही है, वहाँ पे टैक्स की कम सेविंग हो रही है। जैसे देखो आप पहले साल टैक्स कितना है 42,000, तो यहाँ पे जो आप डिडक्शन ले रहे हो वो ले रहे हो डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट की। अगर मैं सिंपली डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट जो 60,000 है उसका 30% निकाल लूँ मैं, क्योंकि इसकी वजह से तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो पहले साल तो मेरा सेम आ जाएगा लीज के कंपैरिजन में 60 का 30% कितना आ जाएगा 18,000, यानी पहले साल तो मैं परचेस में भी उतना ही टैक्स सेविंग कर पा रहा हूँ और लीज वाले में भी। लेकिन परचेस के केस में देखो अगले साल ये टैक्स जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है टैक्स बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे जो टैक्स सेविंग है वो कम है, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा है। प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना है हमें टैक्स के साथ। तो कंक्लूजन ये है कि एसेट को परचेज करना बेटर है क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा है एसेट के लॉस को एडजस्ट करने के बाद भी। तो थैंक यू बच्चों, एक सिंपली मैंने एक पेपर पे लिख के एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेक्चर अच्छा लगा हो तो थोड़ा और हिम्मत देना। कोई टॉपिक आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोशिश करूँगा पूरी मैं बताने की आपको। आपके लिए चैनल खोला हुआ है भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।